जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई बनता है ना? जी, लेटेस्ट टाइम का सवाल निकालें। रेवेन्यूज़ IFRS 15। पहले वो रिवाइज कर लें। लीज इज़ अ लीज और इज़ नॉट अ लीज। ज़रा बच्चे आ जाएं, बड़े तो आ गए माशाल्लाह। पेज नंबर कौन से? 63। अच्छा जी, लेसर जिस वक्त एसेट लेसी को लीज पे देता है तो क्या उस एसेट की शनाख्त हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल शनाख्त हो सकती है। ऑप्शन 1। दूसरी नहीं भाई, शनाख्त नहीं हो रही। कौन सा एसेट लीज पे दिया भाई? फिर ये लीज ही नहीं है। फिर आप रेंट एक्सपेंस वाली एंट्रीज कर दें बस, नॉर्मल। अच्छा जी, लेसर ने एसेट लेसी को लीज पे दिया जिसकी शनाख्त हो सकती है। जी बिल्कुल, इसकी शनाख्त हो सकती है। अच्छा, लेसर के पास एसेट को बदलने का भी हक हासिल है। हाँ जी, लेसर ये एसेट लेके कोई और एसेट दे दे, लेसर की मर्जी चलेगी यार, लेसी की बेचारे की क्या चलेगी। लेसर इस एसेट को बदल के कोई और एसेट दे दे तो ये लीज नहीं है। पेज नंबर 63 है। क्या एसेट आइडेंटिफाइड है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी में जब भी इस तरह का कोई डायग्राम पढ़नी है ना, तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो आपने ये सारा मिला के पढ़ना है दोबारा। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो सारा मिला के पढ़ना है दोबारा, पूरा पढ़ा करें। क्या एसेट की शनाख्त हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या लेसर को एसेट बदलने का हक है? नहीं जी, नहीं जी, लेसर को एसेट बदलने का हक नहीं है। चलो फिर तो ये लीज की तरफ बात जा रही है। लेसर को एसेट बदलने का हक नहीं है। लेसी एसेट से फायदा डायरेक्टली ले सकता है, अपनी मर्जी चला सकता है? नहीं नहीं नहीं, लेसी की मर्जी नहीं चलेगी। लेसर ही बताया करेगा एसेट कैसे इस्तेमाल करो, फिर ये लीज नहीं है। अगर लेसी अपनी मर्जी चला सकता है तो देखो सारे बेनिफिट भी लेसी ही ले सकता है। जी हां, तो फिर ये लीज क्या है? लीज। अब ना ये क्वेश्चंस हैं कि क्या मतलब सब्सटेंटिव राइट, क्या मतलब डायरेक्ट द यूज, क्या मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट, तो उनको जरा नजर मार लें। ये असल में मेन पेज है, पेज 60। जिस वक्त लीज का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा उस वक्त एंटिटी ने असेस करना है। एंटिटी यहां होगा लेसर। लेसर ने असेस करना है कि कॉन्ट्रैक्ट लीज भी है या नहीं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज, बल्कि ऐसी भी टेस्ट करता है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज इफ द कॉन्ट्रैक्ट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द एसेट फॉर आइडेंटिफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर कंसिडरेशन, यानी एक खास अरसे के लिए पैसों के अगेंस्ट। क्या मतलब? दो सवाल पूछेंगे लीज से हम। ये फाइनेंस ऑपरेटिंग का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन है लीज, लीज भी है या नहीं। क्या एसेट की शनाख्त हो सकती है और क्या एसेट पर लेसी का कंट्रोल है? क्या मतलब? अगर एसेट की शनाख्त हो सकती है तो फिर ये लीज लीज है। आइडेंटिफिकेशन कैन बी एक्सप्लिसिट और मे बी इम्प्लिसिट। हो सकता है चार चीजें हों, उसमें से तीन ऑलरेडी लीज पे चली गई हों, तो इंप्लाइड है कि चौथी चीज जो बची है वो किसकी है? वो लेसी की है। इसका क्या मतलब है कि इज द एसेट आइडेंटिफाइड में दूसरा पॉइंट, एसेट आर नॉट कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड इफ द लेसर हैज राइट टू सब्स्टिट्यूट। का मतलब होता है कि लेसर लेसी को शिप दे देगा किराए पे और कहेगा ये शिप वापस करो और मेरे फलां पोर्ट के ऊपर फलां शिप खड़ी है वो ले लो। इसका मतलब है लेसर के पास एसेट बदलने का राइट मौजूद है। A lesser right to substitute asset is considered as substantive if, इन दोनों के दरमियान ना एंड लगा हुआ है, ये मैंने असल में आपको बताना था। इन दोनों के दरमियान एंड लगा हुआ है। लेसर के पास एसेट बदलने का राइट अच्छा खासा है अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल एसेट बदलना। शिप बदली जा सकती है, जहाज बदला जा सकता है, ट्रेन बदली जा सकती है, बस बदली जा सकती है, स्विमिंग पूल बदला जा सकता है। लेकिन होंडा को अगर मशीन लीज दी है तो वो शायद बैंक के लिए बदलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मशीन और कहां से लाए? लेसर के पास प्रैक्टिकल एबिलिटी हो उस एसेट की बदलने की और बदलकर बेनिफिट ज्यादा ले सकता हो, वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। और अगर लेसर फॉर्मेलिटी के तौर पे यार ये शिप ऐसा करो इसकी बजाय ना ये रख लो, लेकिन लेसर जो शिप वापस की है लेसी ने, सवाल आ जाए कि उसमें से कोई फायदा नहीं उठा सकता, कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता, तो फिर छोड़ो, फिर क्या करना है। तो अब मुझे बता दें ये कैसे पता चलेगा कि लेसर के पास एसेट को बदलने का राइट है। इसके लिए दो शर्तें पूरी होना जरूरी हैं। एसेट की नेचर ऐसी होनी चाहिए
बदला जा सके, और बदलने से लेसर को, अगर पेपर में वो कह दे कि एसेट की नेचर ऐसी है कि बदला जा सकता है, लेकिन बदलने से लेसर सोच रहे कि मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो अगर बदलने से लेसर सोच रहे कि मुझे फायदा नहीं हो रहा तो क्या करें? बोले बोले बोले। तो इसका मतलब है उसके पास राइट तो है बदलने का, लेकिन बदल के फायदा ही नहीं होना, तो इसका मतलब है ही हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट, उसके पास सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। और अगर नहीं है सब्स्टिट्यूशन राइट, वो बदल नहीं सकता या बदल के फायदा नहीं ले सकता एसेट से, इसका मतलब है ये लीज है। गुड। डज द लेसी हैज द राइट टू कंट्रोल, इसमें एक शर्त है कि लेसी की एसेट पे चलती हो, वो इससे बेनिफिट ले सकता हो, और दूसरी शर्त है वो एसेट का यूज डायरेक्ट कर सकता हो। क्या मतलब? लेसी हैज द राइट टू डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट, अगर लेसी के पास ये राइट मौजूद है कि एसेट मैंने कब चलाना है, कैसे चलाना है, किस मकसद के लिए चलाना है, अगर ये बातें लेसी की पावर में है तो ये अल्लाह का शुक्र है लीज है। या इफ द हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, जैसे स्विमिंग पूल है, हाउ कैसे यूज होगा, बंदे जंप करेंगे, फॉर व्हाट पर्पस स्विमिंग के लिए, इट इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड। अगर कोई ऐसा एसेट है जिसका हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, तो ऐसी सूरत में लेसी के पास फिर उसका राइट टू ऑपरेट होना चाहिए, किस टाइम खोले, किस टाइम बंद करे, किस टाइम लोगों को बुलाए, किस टाइम ना बुलाए, ये लेसी के पास उसका राइट होना चाहिए। या लेसी ने उसको डिजाइन ऐसे करवाया हुआ है कि वो बन ही लेसी के इस्तेमाल के काबिल रहा है और किसी मकसद के लिए वो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो अगर ये चीजें आप गौर से पढ़ें तो वो डायग्राम से इनको लिंक कर लीजिएगा, लेकिन डायग्राम में अधूरी बातें हैं, पूरी बातें नहीं है। डायग्राम में इस लाइन की तफसील नहीं है और डायग्राम में इस वाली लाइन की तफसील नहीं है, तो ये आपने इनको मिला के पढ़ना है, फिर बात समझ आएगी। अच्छा जी, IFRS 15 का सवाल। ऑन जका नवंबर 2021 एक्साइटमेंट लिमिटेड एंड, अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने सेलर से कहा एक मुझे मशीन चाहिए इस दिन, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें थोड़े अरसे में बना देता हूँ, इस दिन आके ले जाना, इस दिन आके ले जाना। अब जब वो मुझे मशीन बेचेगा तो रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक हो रहा होगा या ओवर टाइम? पॉइंट इन टाइम। अपने प्रेमिसेस में बना रहे, लेकिन ऐसा लिखा कहीं नहीं हुआ कि वो और किसी को दे नहीं सकता और कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल सी सेल है। भाई ये बात समझे जाएगा, फिर पास पेपर का सवाल समझ आएगा। अगर मैंने सेलर को कहा कि मुझे इस दिन एक मशीन बाय करनी है, एक मशीन मुझे इस दिन दे देना बना के, क्योंकि सुने तुम्हें टाइम लगता है मशीन बाय बनाने में, और एक मशीन मुझे इस दिन दे देना, तो सेलर इसका रेवेन्यू इस दिन बुक कर लेगा और इसका रेवेन्यू इस दिन बुक कर लेगा। क्लियर? क्योंकि ये पॉइंट इन टाइम है। पहली मशीन मैंने कहा मुझे अक्टूबर में चाहिए, दूसरी मशीन मुझे नवंबर में चाहिए, तीसरी मशीन अगले साल मार्च में चाहिए, तो जैसे जैसे वो मशीन बना के देता रहेगा वैसे वैसे उस मशीन का रेवेन्यू बुक करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवर टाइम बुक हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये मार्च में डिलीवर होगी इसका रेवेन्यू मार्च में बुक हो जाएगा, ये दिसंबर में डिलीवर होगी, ये अलग डिस्टिंक्ट गुड्स हैं और अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। और अगर वो कोई मशीन मुझे अगले साल बना के दे देगा तो उसका रेवेन्यू अगले साल बुक कर लेगा। अच्छा, लेकिन अगर साथ साथ मुझे कोई पेरोल सर्विसेज दे रहा हो या मुझे नेटवर्किंग सर्विसेज दे रहा हो या मेंटेनेंस सर्विसेज दे रहा हो, वो फिर रेवेन्यू कैसे बुक करेगा? साथ साथ। लेकिन अगर एक मशीन उसने मुझे जनवरी में देनी है, एक मशीन नवंबर में देनी है, एक मशीन अगले साल जून में देनी है, तो फिर इनका रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करेगा। जैसे जैसे वो मशीन देता रहेगा वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करता रहेगा। ओके। On November 2021, Excitement Limited entered into a contract with Pride Limited to manufacture and sell 100 units of specialized machine at a total price of 300 million. The machine will be delivered in lots of 20 units. मैंने ये नहीं कहा मुझे एक एक करके दो, मैंने 3 मशीनें एक एक करके नहीं मांगी, बात वही है, मैंने 100 मशीनें 20-20 करके मांग ली। अब टोटल कितनी उसने मशीनें देनी है? 100, उसमें से 1 2 3 4 5 6 20 इस दिन दे देगा, 20 इस दिन दे देगा। The machines will be delivered in lots of 20 units at the end of each quarter, हर क्वार्टर के एंड पे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगले साल। हमारा ये दिसंबर है, अगले साल कितनी मशीनें देगा मुझे? 20, और अगले साल ही और भी 20 देगा, इसी तरह एक सर्कल चलता रहेगा। हमने 10% नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन, नॉन रिफंडेबल को इनकम में नहीं लेते, नॉन रिफंडेबल को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डालते हैं।
PL has paid 10% non-refundable consideration in advance, while the remaining consideration 10% मांगे ना 30 million, 30 million इसने एडवांस में दे दिया, while the remaining consideration will be paid in 5 equal installments only after the delivery of each. Remaining consideration will be payable only after delivery of each lot and not before. बात खत्म हो गई है. PO ओवर टाइम है या एट अ पॉइंट इन टाइम है? क्या जैसे जैसे वो मशीन देता रहता है वैसे वैसे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ? नहीं, ये कोई सर्विस टाइप तो चीज़ नहीं है, तो मशीन मुझे पूरी लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी. क्या दूसरी बात, क्या ये कोई मेरे प्रेमिसेस में आके मुझे कोई चीज़ें बना के दे रहे जो जैसे जैसे क्रिएट करता जा रहा है वैसे वैसे मेरा कंट्रोल आता जा रहा है? क्या ये मशीन स्पेशलाइज्ड नेचर की है? हाँ, क्या ये मशीन स्पेशलाइज्ड नेचर की है? तो इसका मतलब ऐसी चीज़ें किसी और को दे. एक बात पूरी हो गई. बट consideration will be paid only after each lot and not before. इसका मतलब है जो मैंने उसको पैसे देने हैं वो आफ्टर ईच डिलीवरी हैं, और बड़ा बड़ा करके आई कैप ने लिखा नॉट बिफोर. इसका मतलब है जब तक वो मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी अदा ना कर दे तब तक वो पैसे नहीं ले सकता. अगर पार्शल काम करके दे तो क्या उसका राइट होगा टू मनी या नॉट एट ऑल? किसी भी सूरत में डिलीवरी से पहले तुम्हारा पैसे लेने का हक नहीं होगा. अब वो पीओ ओवर टाइम की जो है वो शराइत अगर आप पढ़ें तो पीओ ओवर टाइम की शराइत क्या बनेंगी? 341. नहीं भाई 341 तो नहीं था. हाँ ठीक है. द एंटिटी परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट विच हैज नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी. हाँ ये बात तो है, इंग्लिश में आसान करा दी थी ना थोड़ी सी. एंड द एंटिटी हैज अ राइट टू पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट. जितना उसने मशीन बना के दे दी, मशीन से मुराद मेरी ये नहीं कि 10 या 12 मशीनें बना के दे दी, एक भी मशीन आधी भी बन गई तो भी आपका राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा. ये बात नहीं है. आपका राइट एस्टेब्लिश कब होना है? आफ्टर डिलीवरी एंड नॉट बिफोर. नॉट बिफोर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी. किसी भी सूरत में आपका राइट एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता. इसका मतलब है वो जो तीसरी सिनेरियो है उसकी दूसरी बात पूरी. इसका मतलब है सेलर रेवेन्यू कब बुक करे? जब मुझे 20 मशीनें दे. अब मैं आपके सामने दो सवाल रखने लगा हूं, दोनों सवाल तकरीबन एक तरह के हैं. अगर ईयर एंड में 20 में से 20 की 20 मशीनें आधी उसने बना ली हैं और आधी बनने वाली रहती हैं तो भी वो रेवेन्यू बुक. और अगर 20 में से उसने 15 बना ली हैं तो मैंने कहा हुआ है विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20. तुमने मुझे 20 की लॉट्स देनी है. जब वो दोगे नॉट बिफोर, उससे पहले तुम पैसे नहीं मांग सकते मेरे से. अब आप मुझे बता दें ऐसी सूरत में क्या वो तीसरी की दूसरी बात पूरी हो रही है? नहीं पूरी हो रही. अब वो कहता है ये आखिरी लाइन पढ़ें यहां से आगे, अप टू 31 दिसंबर 2021. अभी 2 महीने हुए ना, पहली डिलीवरी तो 3 महीने बाद होनी है. अप टू 31 दिसंबर 21 EL had manufactured 15 यूनिट्स टू बी डिलीवर्ड ऑन. इसने 15 बना लिए हैं. अब 15 का रेवेन्यू ओवर टाइम बुक कर लूं, यानी 31 दिसंबर पे खड़े होकर 15 का रेवेन्यू भी बुक कर लेता हूं, बाकी 5 का जब डिलीवरी होगी तब बुक कर लूंगा. पेमेंट किस पे डिपेंडेंट है? सबके डिलीवरी के ऊपर. पेमेंट इसके ऊपर डिपेंडेंट, नॉट बिफोर. उससे पहले आपको पेमेंट का राइट नहीं है. इसका मतलब है अगर कोई फटाफटा हो जाता है मशीनें बनने में तो फिर पैसे आपको नहीं मिलेंगे. तो इट मींस के ओवर टाइम बुक नहीं करना एट अ पॉइंट इन
आप बता दें क्या सेल्स बुक होनी चाहिए? नहीं, सेल्स बुक नहीं होनी चाहिए। क्यों? मेरा कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ? 1 नवंबर को, और पहली डिलीवरी कब है? 31 जनवरी को। तो 31 दिसंबर को खड़े होकर मैं ये कहूं कि इतना काम मैंने कर दिया, बाकी तो मैं कर दूंगा। पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम की तीनों शराइत पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है एट अ पॉइंट इन, तो सेल कब तक डेफर करूं? 31 जनवरी तक। नहीं, डेफर्ड इनकम नहीं डालने की जरूरत, बस सेल आप 31 जनवरी तक बुक ना करें। CEO, CFO, a chartered accountant has suggested that revenue of 15 should be recorded in 2021 as the machines are of specialized nature and has no use of EL। वो बात तो ठीक है, लेकिन इसको आगे दूसरी बात भी लिखनी चाहिए था ना, एंड द पेमेंट वाली बात। एंड द पेमेंट वाली बात भी तो लिखनी चाहिए थी, ये इसने अधूरी बात की है। लॉजिक वो ये दे रहा है कि इट हैज नो अल्टरनेट यूज, लेकिन बताएं क्या ये आधी बात है या पूरी बात है? आधी बात है। अगली बात तो अलग है, उसको छोड़ें। पहली बात ये होगी, एनालाइज द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय CFO। अब हम स्टैंडर्ड खोलेंगे पेपर में, और स्टैंडर्ड खोल के हम लिखेंगे एज पर IFRS 15 एन एंटिटी कंट्रोल्स the asset या entity satisfies the performance obligation over time if one of the following criteria is met. Entity's performance does not create an asset with an alternative use and the entity has right to payment for performance completed to date. In this scenario, though the machine is of specialized nature, an entity has no alternate use, but the entity has no right for performance completed to date. Therefore, in this case, revenue will not be recorded over point over time and will be recorded at a point in time, that is 31 January, when the 20 units will be delivered. Therefore, the solution suggested by CFO is not in accordance with the IFRS 15 का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अगली बात आगे वो ये कहता है, सेल्स टीम ऑफ EL वर्कड हार्ड एंड स्पेंट 1600 घंटे कॉस्टिंग 4 मिलियन, जिसकी उन्होंने तनख्वाह मांगी 4 मिलियन, फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कोई नहीं है, तसल्ली से खोलें चीजें, देखते हैं आराम से। प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 346 पे था ना। प्रिपेयरिंग प्रपोजल, ट्रेवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, प्रपोजल बनाने का खर्चा, ये सारी चीजें बोलें। प्रिपेयरिंग प्रपोजल, प्रपोजल क्या होता है यार? आप तो बड़े हैं, प्रपोज करने के बाद रिजेक्शन भी आ जाती है आगे से, घर वाले अगर आप कहीं भेज दें तो रिजेक्शन भी आ जाती है ना। तो व्हाट डज इट मींस? इट इज एन ऑफर, इट इज जस्ट एन, और भाई इस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, आप डीप डाउन चले जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के बाद का खर्चा है या कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने से पहले का खर्चा है? और अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी मिलता तो ये खर्चा होना था। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने की, विन करने की कॉस्ट नहीं है, इसलिए इसको कहां डालेंगे? एक्सपेंस में डालेंगे। नेक्स्ट, द टीम वाज आल्सो रिवॉर्डेड विद अ बोनस ऑफ 6 मिलियन अपॉन ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उसको बोनस मिला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने पे, कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे बोनस मिला। ये कोई एनुअल सेल्स बोनस टाइप चीज है? नो 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 नो, ये वो कमीशन है जो आप एम्प्लॉइज को देते हैं फॉर विनिंग द। इसको क्या करना चाहिए? इसको ना रेवेन्यू से मैच करना चाहिए। कैसे? 5 दफा सेल बुक होनी है, 20 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट, 5 दफा सेल बुक होनी है। 3 महीने बाद पहली सेल बुक होगी, फिर 3 महीने बाद अगली सेल बुक होगी, फिर 3 महीने बाद अगली सेल बुक होगी, फिर 3 महीने बाद 5 दफा सेल बुक होनी है। तो इस कॉस्ट को भी साथ साथ 5 हिस्से इसके तोड़ के कर दें, और साथ साथ इस कॉस्ट को भी अमोर्टाइज करें, फिलहाल इसे कैपिटलाइज कर दें। क्लियर? अच्छा जी। EL, the team was also rewarded with bonus among the contract. EL CFO chartered accountant stated a revenue of 15 should be recorded. Further, the sale team cost of 10 million should be taken to P&L. कहते हैं पूरे 10 मिलियन को कहां ले जाओ? P&L में, खर्चे में। आगे तो पता नहीं क्या है। This has been fully recovered through 10% एडवांस। कहते हैं क्योंकि एडवांस पैसे हमने पकड़ लिए हैं, तो ये जो 10 मिलियन है ना, इस 30 मिलियन के पैसों में अल्लाह का शुक्र है वो तो पकड़े जा चुके हैं। तो इसलिए ऐसा करो कि अब लॉजिक तो अपने से जो मर्जी बोंगी मारने में, तो अब ये ना कहीं स्टैंडर्ड में कहां बात लिखी हुई बोंगी है, अब बोंगी मैं आपको कहां से पढ़वाऊं? लॉजिक क्या दे रहा है रेवेन्यू बुक करने की? कहते हैं मेरे ख्याल से तो आप क्या करें, फर्दर सेल्स टीम कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन शुड बी टेकन टू P&L। इसको P&L में ले जाएं,
क्योंकि 10% रेवेन्यू रिसीव हो गया है, शायद ये सॉरी जो पैसे रिसीव हुए हैं इसको शायद सेल में डालना चाह रहे हैं, इस वजह से कहना चाह रहे हैं। तो कहते हैं खर्चा इसलिए बुक कर लें कि मुझे लग रहा है एडवांस पकड़ा गया है। ओ भाईजान, एडवांस इनकम में नहीं जाता, तो एडवांस कहां जाता है? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। तो खर्चे और इनकम मैच कराने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा है, इसको मैच कराने की जरूरत नहीं है। और अगली बात, कितना कैपिटलाइज होगा, कितना एक्सपेंस आउट होगा। तो अब हम लिख के आएंगे कि द कॉस्ट, अब सवाल से अंग्रेजी उठाएंगे। द सेल्स टीम वर्कड हार्ड, ना लिखने बैठ जाइएगा। द सेल्स टीम वर्किंग हार्ड एंड वेरी वर्किंग हार्ड, रियली इट्स, आई रियली अप्रिशिएट देयर वर्किंग। द सेल्स टीम spent 1600 hours costing 4 million for preparing proposal for bid. So it is the cost which is to be expensed out, which is to be, अगर टाइम मिला तो पेपर में आप ये भी लिख के आ सकते हैं कि cost to obtain contract that would have been incurred regardless of whether contract was obtained or not is charged in P&L. अगर वो टाइम मिला तो पैरा 93 खोल के ये लिख के आ सकते हैं, वरना इतना सा काफी है। Therefore, it should be charged to P&L. However, the cost of winning the contract, या bonus मिलना, will be capitalized and recorded as an expense as and when the revenue is recorded. जैसे जैसे क्या रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू। एंट्रीज बताएं। ये का नवंबर 21 को, सर मांगी नहीं, मुझे पता है नहीं मांगी। ये का नवंबर 21 को कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से? एक्सेलेंट, 300 ज़रब 10%, 30 से। और ये का नवंबर को ही अगली दोनों एंट्रीज कर दें। वो जो स्टाफ को आपने P&L में डालनी है वो कितना? 10 यार 4। और जो वो कैपिटलाइज करनी है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैश कितना? 6। इसको वो इन्वेंट्री में शो कर दें या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस में शो कर दें, इसको आप बैलेंस शीट में शो कर दें। 31 दिसंबर लायबिलिटी को डेबिट करके सेल बुक करूं या भी सेल बुक नहीं करनी? सेल बुक पहले समझ लेंगे, मैं फिर नोट कर लीजिएगा, सेल बुक नहीं करनी। अगली बात, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को अमोर्टाइज करूं? नहीं, बिल्कुल रेवेन्यू बुक ही नहीं हुआ। जैसे जैसे रेवेन्यू बुक होगा वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो 31 दिसंबर को कोई एंट्री नहीं। जब पहली डिलीवरी होगी 31 जनवरी 22, अगला साल, तो अगले साल कैश डेबिट सेल क्रेडिट। मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी डेबिट कर देना, बस लायबिलिटी खत्म करें किताबों से। कैश कितने पे बुक करूं? जल्दी कैश कैसे बुक कर लूं यार, कोई तरीका बता दें। तो अब डेटा तो दिया नहीं हुआ। 300 ज़रब 10% कितना हो गया? 300 ज़रब 10% 30, 300 माइनस 30, 270 को 5 टुकड़ों में बुक कर लें। अब शायद ऐसे कैश ले लूं, 270 को 5 टुकड़ों में बुक कर लें, 54 कैश ले लूं। और सेल कितनी बुक कर लूं? 300 डिवाइडेड बाय 5 कर लूं। ऐसे 5 दफा चीजें डिलीवर होनी है ना, समझ आ रही है? 300 डिवाइड बाय 5 कितना? 60। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से डेबिट कर दूं? यार कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अब आप 6 से डेबिट कर दें, जितनी आपकी लायबिलिटी हो गई है वो उतना ओवर कर दें। तो इस तरह आप एंट्रीज कर सकते हैं। मुझे बताएं सेल की मैंने 60 पे बुक की है, टोटल सेल बताएं। टोटल सेल 300 में से कितने? 300 मिलियन में से 20 यूनिट्स, 300 के 100 यूनिट बेचने हैं तो 20 यूनिट 60 के। पैसे पूरे क्यों नहीं ले रहा मैं 60 के? क्योंकि पहले मैंने किसके ले लिए? पहले मैंने थोड़े से एडवांस ले लिया है ना, तो इसलिए पैसे पूरे नहीं ले रहा। और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को खत्म कर दें। एक और एंट्री बताएं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एक्सपेंस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट 6 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 20 की 5 लॉट्स हैं, कितना? 1.2। तस्वीर खींच लें। अच्छा, जो बच्चा रेवेन्यू ओवर टाइम भी बुक कर रहा था लेकिन कुछ लिख के तो आता ना, स्टाफ के बारे में लिख के आता, 4 मिलियन के बारे में, 6 मिलियन के बारे में लिख के आता, इन चीज़ों के बारे में तो लिख के आता, उसको वहां से मार्क्स भी मिल सकते थे। ओके, आगे की रह गया सी? छड़ दो, कुछ नहीं रह गया, थोड़ी मेहरबानी जान दो। घर वाले जनरल डिस्कशन IFRS 15 की वो मैं कर लेता हूँ,
और ही बस वही है, छेती है जान ली। अच्छा जी भाईजान, इसमें मुझे बातें बताएं, कुछ 5 बातें। नहीं नहीं नहीं, वो 5 मैं नहीं पूछ रहा, 5 कॉन्ट्रैक्ट की शरायतें वो अलग हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा समझा जाएगा। 5 इसकी शरायतें। 2 बातें और हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट की शरायत में मसला हो और पैसे आ जाएं और नॉन रिफंडेबल हों और चीज़ें डिलीवर हो जाएं तो भी सेल बुक हो सकती है। अगर 5 शरायत में मसला हो, पैसे आ जाएं और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाए और पैसे नॉन रिफंडेबल हों तो भी सेल बुक हो सकती है। एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकती हैं विदाउट पेइंग पेनल्टी, तब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये लाइन भी ढूंढिएगा, ये भी पढ़ी थी। अगली बात, एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन याद है, स्टैंड अलोन प्राइस और वो सारा। तो और 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन का। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन का 3 सूरतों में कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या किया जा सकता है, कंबाइन। अब ये सारी चीजें तरतीब से लिखी हुई हैं लेकिन याद आ गई। अच्छा जी, इसमें क्या पढ़ा था, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसमें तो रुल गए थे हम पढ़ पढ़ के। इसमें पढ़ा था डिस्टिंक्ट वाला कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्ट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। और फिर उसके बाद हमने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला, कि सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स भी एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बनती हैं। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर हमने पढ़ा था वेरिएबल कंसिडरेशन, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट पढ़ा था, और एक हाँ कंसिडरेशन पेबल टू कस्टमर पढ़ा था, वो जो कंधे पे रख के लेके आया था। और एक चौथी चीज पढ़ी थी कॉन्स्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, एक वो था। एक और 5वीं चीज पढ़ी थी नॉन कैश कंसिडरेशन। जमादार ने सफाई की, आपने उसको क्या दे दिए, शेयर। तो ये था डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या पढ़ा था, वो जो टेबल बनाते थे एलोकेशन वाला, और उसमें फिर अगर एलोकेशन सादा तरीके से नहीं हो सकती तो उसके अंदर जो है वो 3 पॉसिबिलिटीज थी, रेजिडुअल अप्रोच, मार्केट एडजस्टेड मार्केट अप्रोच, और एक कॉस्ट प्लस अप्रोच। और आखिर में क्या पढ़ा था, फायदा हुआ इस डिस्कशन का, पीओ सेटिस्फाइड। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर टाइम के अंदर ओवर टाइम के 3 सिचुएशंस हैं और पॉइंट इन टाइम के 4-5 सर्कमस्टांसेस हैं। वो कोई एग्जैक्ट नहीं है, बस 4-5 सूरतों में समझा जा सकता है कि रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक कर ले। इन 5 के बाद भी एक चीज पड़ी थी, वो थी मोहतरम प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी और वो। और छठी और आखिरी चीज हमने पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। वो शायद 5वें स्टेप से ही लिंक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आखिरी दिनों में की थी, कॉस्ट टू ऑब्टेन, कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, और उनकी सारी डिस्कशन जो हमने आज भी थोड़ी सी की है। तो ये सारा हमने इसमें से पढ़ा था। जरा पॉज करना, जरा क्या पूरा ही पॉज कर। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट की एमसीक्यू जरा देख लें कोई हम। अच्छा निकालो यार फाइनल अकाउंट, वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है। फाइनल अकाउंट की एमसीक्यू देख लें, हद होगी है। Which of the following statements are correct under IS1? All financial statements are prepared using accrual basis of accounting. सही है, गलत है? गलत है। कैश फ्लो accrual पे नहीं बनती। कैश फ्लो तो कैश बेसिस पे बनती है ना, जितना कैश आया और गया। तो क्या सारी चीज़ें accrual accounting में बनती हैं या कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनती है? कैश फ्लो कैश बेसिस पे बनती है, तो ये बात तो गलत है। An entity shall reclassify comparative amounts। ये कोई IS 8 टाइप सवाल है। कंपैरेटिव अमाउंट को रिक्लासीफाई करेंगे अनलेस रिक्लासिफिकेशन इज इम्प्रैक्टिकेबल। ये बात ठीक है, अनलेस, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर प्रैक्टिकेबल है तो पिछले साल की एडजस्टमेंट्स को री क्लासीफाई करें, या ये सेट में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? प्रॉफिट और लॉस इज द टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स ऑफ OCI। गलत बात है। प्रॉफिट एंड लॉस में OCI के कंपोनेंट्स कैसे पड़े होते हैं यार, बोंगी मार रहे हो। वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं पड़े होते। प्रॉफिट और लॉस इज टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड OCI।
लो ये कसर रहेगी थी अब सुनने वाली। An entity shall present with equal prominence all financial statements. Equal prominence, बिल्कुल बैलेंस शीट इक्वल प्रोमिनेंस के साथ शो करें, प्रोमिनेंटली बड़ी बड़ी करके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट एंड इक्विटी विद इक्वल प्रोमिनेंस शो करें। इसमें बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, Which of the following body is responsible for recommending accounting standards for notification by SECP? स्टैंडर्ड बनते हैं बाहर की दुनिया में। कौन सी बॉडी है जो रिकमेंड करती है SECP को कि आप नोटिफाई कर दें? आईकैप। आईकैप मशवरा देते हैं, जाहिर बात है लॉयर्स ने तो मशवरा नहीं देना, स्टॉक एक्सचेंज ने तो मशवरा नहीं देना, आईकैप मशवरा देगा कि आप इसको क्या कर दें, लाइव कर दें। ठीक है, इनको बाकियों को देख लीजिएगा आप। चलो यार ओवर करो, ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। स्टैंडर्ड के पार्ट A1 के अंदर आपको क्या मिलेगा? पार्ट A1 के अंदर आपको मिलेंगे IFRS, पार्ट A2 के अंदर IAS, पार्ट B के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, SIC 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो रट्टा होता है ना कौन सी चीज़ें एसेट की कॉस्ट में डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, SIC 32 और IAS 37 की एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 5 जो मिले थे। लेकिन IAS 37 ओरिजिनल आपको A2 में मिलेगा और A1 में IFRS मिलेंगे। तो IFRS 15 आपको खोलना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ सकती है, और जैसे IAS 37 IAS 38 आपको खोलना पड़ सकता है ज़्यादा, उसमें ज़रूरत पड़ सकती है। पार्ट B में वो हैं SIC 32 वगैरह। किसकी? IAS 37 में पार्ट B की एग्जाम्पल जरिए से आ सकती हैं। स्मोक फिल्टर वाली अभी आपको मिसाल दिखा कर आई है, स्मोक फिल्टर टाइप पिछले लेक्चर के एंड पे थी, कार्बन वाली, वो एग्जांपल वहाँ से अंग्रेजी आप उठा सकते हो। हम अवॉइड कर सकते हैं इस कॉस्ट को बाय क्लोजिंग और शटिंग डाउन द बिजनेस। हाँ जी, तीनों ही लेके जाने हैं, पार्ट C छोड़ जाना है, वो घर वाले उस पर खेलें। और कुछ बॉल पॉइंट निकालो मुँह से, सवाल पूछो आप, अगर कोई लेकर ना जाए मर्जी यार आपकी। और कोई? अल्लाह हाफिज़। एक मिनट, हाँ ठहरो। हाँ भाई का सवाल जो है वो ये क्या 5 की क्लास थी ना? अच्छा, वो किधर है इसमें ऑल नोट्स? ये ऑल नोट्स अपलोडेड हैं वेबसाइट के ऊपर, सारे लेक्चर्स के। वेबसाइट कौन सी है? ठीक है, अल्लाह आपकी जान माल औलाद में बरकत दे, मैं यही कह सकता हूँ। अब यार ये जो है ना GRV UGRV, भाई का सवाल पता नहीं क्या था, ये बच्चे कहते थे ज़रा बता दें GRV UGRV। तो ये GRV जो है ना, GRV बुक में दी हुई है, लेसी वाली, और ये लेसर वाली है। लेसर वाली GRV है, देखें लेक्चर 22 में, और ये ना वॉल्यूम 2 में भी डब्बा डला हुआ है। वॉल्यूम 2 में जाके देखिएगा, वॉल्यूम 1 के जो नोट्स थे ना लेक्चर, वो तो डाल दिए गए हैं वॉल्यूम 2 के अंदर। तो लेसी ने गारंटी की है रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन की, ऑल्दो लेसर एक्सपेक्ट कर है कि मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी, 15। अब आपने क्या करना है, टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी, 15 में से लेसी ने कितनी गारंटी कर दी, 10, तो UGRV 5। अगली मिसाल पढ़ें, लेसी हैज नॉट गारंटीड एनी रेजिडुअल वैल्यू, however lesser expects that machine will have a market value of 4 million at the end of lease term। अब लेसर को बाजार से कितने मिल जाने, 4, लेसी ने कितने गारंटी किए, लेसर एस्टिमेटेड दैट, उधर नहीं एस्टिमेट कर रहा, इधर कर रहे हैं, लेसर एस्टिमेटेड दैट रेजिडुअल वैल्यू इज एट द एंड ऑफ लीज, however only 20 is guaranteed by लेसी, तो 20 और 10। लेसर एस्टिमेट दैट residual value of the asset at the end of lease is, out of which 2 lakh is guaranteed by lessee. Lessee has guaranteed 10 million, although lessor expects that machine has a value of 7 million। ये असल में सिनेरियो है, इसमें बताएं आप, ये जीरो लेंगे और लेसी से 10 मिल जाने, आप टेंशन ना लें। तो इसमें GRV में कितना डाल देंगे,
10। और यूजीआरबी में एक ये थी लेसर की डिस्कशन, और एक लेसर की डिस्कशन नीचे जाके एंड के ऊपर थी। कौन सी वाली? वर्किंग वाला ना? फिर हाँ वही 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 बबलू वही 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 वाली आ रही है, ये वो चीज है। ये कौन सा लेक्चर है? ये जो लेक्चर है 31, और ये मेरे ख्याल से उस वॉल्यूम में भी डली हुई है। तो लेसर एक्सपेक्ट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसर एट द एंड ऑफ लीज टर्म विल बी, इधर देख लें, कोई नहीं, सीए कर लें। रेजिडुअल वैल्यू एंड ऑफ लीज पे कितनी होगी? 12। आउट ऑफ विच फॉलोइंग गारंटीज आर ऑब्टेन्ड। इसमें मैंने तरीका ये बताया था कि जो लेसी और उसके जानने वालों से मिलनी है ना, उसको गारंटेड में डाल लें, और लेसर और उसके जानने वालों से, या आप पढ़ें रेजिडुअल वैल्यू गारंटेड गिवन बाय लेसी 6, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय लेसी जानने वाला, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी मशीन सप्लायर। नहीं मेरे भाई, लेसी का जानने वाला और लेसर का अनजान, ये सारे लेसर के लिए अनजान है। गहरी बात कर दी, दोबारा सुने। कुछ है लेसर के लिए अनजान लोग, कुछ है लेसर के लिए जानने वाले लोग। लेसर के लिए अनजान कौन है? उत्तर, लेसर के लिए अनजान कौन है? नंबर 1 लेसी। जाहिर बात है कि किसी ने जो है वो गाड़ी लीज पे ले ली बैंक से, तो बैंक के और उसके शेयर्स तो नहीं उसने बैंक के खरीदे, कोई अनजान ही है ना। तो आप जाके बैंक से गाड़ी लीज पे ले लें, आप और बैंक अनजान है आपस में। कस्टमर बनने से तो वो नहीं हो जाता कि ये एसोसिएट्स हैं। आप ये तो नहीं कह सकते मैं कॉलेज का एसोसिएट हूं, मेरे शेयर्स हैं इसमें। अब तो कस्टमर होंगे सिर्फ। तो लेसी और वो सारे लोग जो लेसर के लिए अनजान है, वो ओवरऑल लेसर के लिए अनजान है। अब मिसालें सुनना शुरू करें। क्या लेसी लेसर के लिए अनजान है? क्या लेसी का जानने वाला लेसर के लिए अनजान है? क्या कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी, मशीन सप्लायर, कोई और बंदा लेसर के लिए अनजान है? तो जो लोग लेसर के लिए अनजान है उनको आपने जीआरबी में डालना है। 6 + 1 + 1। अब 12 - 8 भी 4 आप निकाल सकते हैं यूजीआरबी, लेकिन एक बीच में पड़ी हुई है रेजिडुअल वैल्यू गारंटी गिवन बाय लेसर जानने वाला। तो लेसर का जानने वाला अगर गारंटी कर देना तो उसको क्या कहना है? यूजीआरबी। और बाकी पैसा शायद किसी ने अभी तक गारंटी नहीं किया, उसको भी आपने यूजीआरबी में डाल देना, उसको भी आपने यूजीआरबी। ये वो कॉन्सेप्ट था। क्लियर? और लेसी के लिए कैसे सोचना है, लेसी के लिए कैसे सोचना है वो भी जरा आप पूरे कर लें। लेसी के लिए कैसे सोचना है? लेसी के लिए ना ऐसे सोचना है कि लेसी ने वादा कितना किया है और लेसी की उम्मीद क्या है। कि लेसी के लिए ऐसे सोचना है, पेज 40। लेसी ने गारंटी कर दी 6, तो लेसी के सवाल में 6 ही ले लें। अब मैं लेसी के सवालों की तरफ आ गया हूं। रेजिडुअल वैल्यू मशीन की एक्सपेक्टेड है 15, यानी मशीन 15 लेसर को दे जाएगी, लेकिन लेसी ने सिर्फ वादा किया कितने का? अब लेसी कितने देगा? लेसी को पता है मैं इतनी अच्छी मशीन इस्तेमाल करूंगा 15 दे जाएगी, मुझे 10 देने ही नहीं पड़ेंगे, इसलिए रेजिडुअल वैल्यू हमने 0 ली थी। और द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज एस्टिमेटेड एट 15 एंड लेसी हैज गारंटेड। एंड पे रेजिडुअल वैल्यू कितनी एक्सपेक्टेड है? यानी लेसी को पता है मैंने इतने मंड के चलानी है कि बाजार में सिर्फ 15 देके जाएगी, तो 15 बाजार से मिल जाएंगे लेसर को, और 3 लेसर के एंगल से अलग तरीके से चीज़ों को सोचना है और लेसी के एंगल से ऐसे सोचना है। ठीक है भैया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफिज़। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आप तक आऊँगा। अच्छा जी यार, ये हाफिज़ नहीं होने दे रहे। अच्छा, भाई का सवाल बड़ा टेक्निकल है। वो सवाल ये है कि पेपर कंसोलिडेशन के सवाल में P&L आया, तो अब क्या हुआ? कहते हैं मैंने तो शुरू ही वर्किंग 5 से किया, एस प्रॉफिट, या वर्किंग 1 की ताकि गुडविल निकाल लूँ, वर्किंग 1 की, वर्किंग 5 की और वर्किंग 6 की। कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं। अब वर्किंग 1 करें, 5 करें, 6 करें, 7 करें, और एंड पे जिस वक्त आप फेस पे लेके जाने लगे तो वर्किंग 5 को काट के ऊपर वर्किंग 2 लिख दें, वर्किंग 6 को काट के। कोई मार्क्स नहीं कटते कटिंग के, कोई मार्क्स नहीं कटते, और इससे बेहतर हाल आपको कोई नहीं बता। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी।